कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एक जनरल कंसेप्ट है और वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। तो सबसे पहले तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लें। हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब है कि कुछ फोर्स कंजर्वेटिव हो सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स, प्लस कुछ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं। ये प्लस थोड़ा सा क्रॉस मार्क्स की तरह बन गया। प्लस कुछ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है, एन फॉर नॉन कंजर्वेटिव। एनसी पूरा नहीं, एन फॉर नॉन कंजर्वेटिव। और कुछ फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना तो वो कंजर्वेटिव है ना नॉन कंजर्वेटिव है। यानी अगर फोर्स का जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला नहीं पता है, फोर्स का नेचर नहीं पता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है। बेसिकली हम जो फोर्स लगाते हैं वो उसका नेचर नहीं पता होता है। जैसे तुमने कार को धक्का दिया तो उसका नेचर नहीं पता है कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, फॉर्मूला कैसा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हमेशा बराबर है, तब कह सकते हो कि तुम्हारा फोर्स mg के बराबर होगा। बट कभी वो जनरल कंडीशन में तुम mg से ज्यादा भी फोर्स लगा सकते हो, कम भी फोर्स लगा सकते हो, तो उसके बारे में एग्जैक्ट नेचर नहीं पता है, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो सभी फोर्स का वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट इसी से निकलते हैं। इसीलिए तुम हर सवाल में ये लगा सकते हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आगे का जितना भी कंसेप्ट है वो यहीं से निकलेगा। ये फॉर्मूला भी बेसिकली यहीं से आया। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूज करें तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इस मॉडिफिकेशन के बाद इस इक्वेशन में अगर इस मॉडिफिकेशन को रखें तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हमने अब डेल्टा यू लिख लिया है। तो अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें नहीं लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि उसको तुमने डेल्टा यू से रिप्लेस कर लिया है। तो अगर आप डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट भी लोगे और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स भी लोगे तो वो दो बार हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिक ध्यान देना, यहाँ पे माइनस डेल्टा यू कर लिया हमने। नाउ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लेना है, अब सिर्फ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेना है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेना है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर एक और, क्योंकि आगे हम ये सब डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और क्योंकि ये सब कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम से निकला है तो ऑब्वियसली तुम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो। तो अगर तुम सबसे पहली इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन यूज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। तुम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो डोंट यूज कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हो किसी भी फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या स्प्रिंग फोर्स के लिए, तो डोंट फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। ये सारे एक्सप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो इस एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव मेनली यहां पर फ्रिक्शन होगा, तो इसको अगर मैं फ्रिक्शन से रिप्लेस कर दूं तो भी चलेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, मगर वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, एक्सटर्नल तो कोई भी हो सकता है। नाउ अब यहां पे समझ लो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसको हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, और भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, देखते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ अगले पेज पे। सी इधर कॉपी पेस्ट, सो ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज अवर इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन। ओके नाउ बेसिक इक्वेशन इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहती है, इसका एक और फॉर्मेट ले लो, सब कुछ वहीं से निकला है वर्क एनर्जी थ्योरम से, और कुछ और। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जीरो, वो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है ना। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज एब्सेंट, व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट। स्मूथ फ्लोर, स्मूथ, हाँ, व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट तभी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन कभी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग होगा। तो एक और कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, वो फ्रिक्शन के केस में नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। तो इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन तभी जीरो होगा जब स्मूथ सरफेस हो। ठीक है, हाँ, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो तब भी जीरो हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, तो ये भी जीरो हो। अगर ये दोनों जीरो होते हैं तब हमारी एक और इक्वेशन आती है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ये शायद कुछ लोग 9th-10th क्लास में इसको यूज भी कर चुके होंगे, अगर यूज किया होगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो इस तरफ फाइनल रह जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल, और उस तरफ हो जाएगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। शायद नाम सुना हो या कई बार इसको तुमने यूज भी किया हो। आई थिंक समथिंग लाइक, मैं देख रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो क्लास चल रही थी उसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके तुमने अगर सवाल किए होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आता है, तो इस तरह का एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो इसका बहुत जगह यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर समथिंग लाइक ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो तब तुम बिना बेसिक समझे यूज करते थे, है ना, तुम्हें उसके बेसिक नहीं पता थे, तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पता था, तो अब उसका बेसिक कंसेप्ट आया है। तो इसको कहते हैं टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और इसको कहते हैं टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। So E is basically E is a word that is kinetic energy plus potential energy, ठीक है। एंड E को हम कहते हैं, K को जानते हो तुम काइनेटिक एनर्जी, U को भी जानते हो पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी शॉर्ट में। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी, मगर कब बराबर होगी? हर जगह नहीं। जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो, तो जनरल केस में ये चीज चेक कर लेना कि फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होना चाहिए। मतलब अगर
सपोज करो तुमने अगर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल किया है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे किसी ने बाहर से फोर्स लगा दिया, वैसे लगा नहीं सकते मगर बाहर से अगर फोर्स लगा दिया, या बाहर वाला कोई न्यूक्लियस ने फोर्स लगा दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और है कि सिस्टम भी कभी कभी सिस्टम तुम्हें चूज करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक पार्टिकल की नहीं, अभी ये चीज हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की नहीं होती है, वो पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की होती है। ठीक है, पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की होती है। तो इसको मैं लॉजिकली थोड़ा सा अभी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूंगा, मगर डिटेल में ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये एक एनालिसिस कर लिया हमने। तो एक आध और थोड़ा सा एनालिसिस करें, और सब कुछ कहां से निकला है? वर्क एनर्जी थ्योरम से, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट है। इसको मैं एक बार और कमांड सी कमांड बी करता हूं यहां पे, और वैसे भी ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया। नॉर्मली जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट होता है ना। जब भी फ्रिक्शन का वर्क डन होता है तो हीट जनरेट होती है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं, समथिंग हीट क्रिएट होगी, सम हीट एनर्जी विल बी क्रिएटेड, तो डेल्टा एच है ना। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है ना, फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो बेसिकली हीट क्रिएट, अगर कहीं पे हीट क्रिएट होती है तो वो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है ना, हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो हीट क्रिएट होती है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी कर सकता है, मतलब एनर्जी लॉस भी कर सकता है और एनर्जी दे भी सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, तो वो भी कंसीडर करके हम अलग अलग केसेस में डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है उससे एनर्जी लॉस होती है, मगर वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब नहीं आते। तो हम मैक्सिमम जगह कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर यूज करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा। एक्सटर्नल एनर्जी जो है अगर कुछ वर्क करेगी तो उससे कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में या अलग से एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, है ना। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो दैट इज द कंसेप्ट। चलो, इतना काफी है इसको। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में